हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का सेल और उसका फर्स्ट क्लास है। तो आज हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। वैसे तो आप सेल के बारे में पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि ये सबसे छोटा यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग का। ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। हमें खाना खाना है, हमें एक्सक्रीट करना है, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल को कहा गया है, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा गया है? इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। हमारे बॉडी जितने भी बने हुए ये सभी सेल से बने हुए हैं। हमारे हेयर को ले लो, इसका भी सेल अलग होगा, हमारे फिंगर का सेल अलग होगा, हमारे बोन्स के सेल अलग होंगे, हमारे ब्लड के सेल अलग होंगे। तो हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन है, उसके हिसाब से सेल का भी डिज़ाइनिंग किया जाता है। जैसे बोन के जो सेल होंगे वो हार्डेस्ट होंगे, क्योंकि बोन का काम क्या है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, सपोर्ट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करना। ब्लड का काम क्या है? फ्लो करना। तो ब्लड के सेल्स जो होंगे वो राउंड शेप होंगे और बहुत ही ल्यूसिड होंगे, आराम से मूव करने लायक। ठीक है, तो हर सेल की कुछ ना कुछ खासियत है और हमारा पूरा बॉडी ही सेल से बना हुआ है। सेल एक एक जगह है। सेल का जो साइज है वो नैनोमीटर में कंपेयर किया जाता है, -9 यानी कि नैनोमीटर। यानी 1 मीटर को अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने टुकड़ों में बांटोगे तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, उतना छोटा साइज होता है सेल का। तो सेल काफ़ी छोटा है। तो सबसे पहले सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। ये सारी बातें बताएंगे। पहले क्लास में हमेशा हम लोग लेवलिंग कराते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही देखा था, उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे थे जिसका नाम दे दिया था रूम। लैटिन में रूम को क्या कहते हैं? सेल। तो उन्होंने ही नाम दिया था सेल और तब से इस पे स्टडी चलता चला रहा है, हम लोग इसको सेल ही कहते हैं। तो अब हम लोग डायग्राम पहले करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बुक से अलग करते हैं, पहले हम लोग डायग्राम कराते हैं, फिर हम लोग सेकेंड क्लास से बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल देखेंगे पहले, फिर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। एनिमल सेल देखना थोड़ा राउंड होता है, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल होता है, एनिमल सेल क्या होता है? राउंड होता है। तो थोड़ा सा आप इसका राउंड स्ट्रक्चर बनाओगे। आप भी मेरे साथ आराम आराम से इसको स्केच करो। देखो थोड़ा सा राउंड बनाना है और यहाँ पर आप ऐसे सरफेस दिखला दोगे एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब अंदर ही अंदर फिर यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिखला दोगे और ऐसे डबल लेयर। ये है हमारा बाहर का आउटर मोस्ट लेयर। क्या है बताओ? ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको कलर कर देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी और कलर से, जैसे कि ब्राउन कलर से अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका लेवलिंग कर देंगे। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप देखोगे तो इसमें भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं इसके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए, और ये बगल वाले सेल के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो इस तरीके से हो गया सपोर्ट के लिए। अब हर सेल के अंदर एक बॉस बैठा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? न्यूक्लियस। ये इसका ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन है ना वैसे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या करना है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देना है। पढ़ेंगे हम लोग बाद में जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे कि इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। CHROMATIN। क्रोमेटिन फाइबर्स
जो आगे चल करके डीएनए बनाता है सेल डिवीज़न के टाइम पे। तो यही वो चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर सारे क्वालिटीज़ जो पेरेंट्स से आए होते हैं, वो यही क्रोमेटिन फाइबर्स की वजह से होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना हमने बना लिया। अब इसके आसपास ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैले होते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये इसका वाइड स्प्रेड होता है, मतलब ये स्प्रेड ज़्यादा होता है। ऐसे बना देना है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फैला होता है। किसी किसी पे तो ग्रैन्यूल्स भी बने होते हैं, उसको हम ग्रीन कलर से दिखला रहे हैं ताकि आपको याद रहे। किसी किसी पे ग्रैन्यूल्स बने होते हैं और किसी किसी पे डॉट नहीं होते। जिस पे डॉट है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं रफ क्योंकि इसके सरफेस पे दाने दाने हैं ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। और ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का हर सेल के पार्ट का फंक्शन है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब ये प्रोटीन बनाता है और फिर बना करके उसको हर जगह पहुंचाता कौन है? तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये हर जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये फैला देते हैं, चीज़ों को स्प्रेड कर देते हैं। और जिस पे डॉट नहीं है वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER एंड RER, यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया। अब इसके बाद से न्यूक्लियस भी हो गया, सब कुछ हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, हॉट डॉग लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाना है ऐसे, फिर मतलब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये फोल्डेड होता है मेम्ब्रेन में और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी तो यही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेल में भी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे हम खाना लेते हैं, सेल भी न्यूट्रिशन लेता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ऐसे ही सेल भी ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। ये सब कुछ पावर चाहिए सारा काम करने के लिए, एनर्जी, वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद से आपको गोल्जी एपरेटस बनाना है। गोल्जी एपरेटस में पैरेलल मेम्ब्रेन्स बनाने। ये एक मेम्ब्रेन हो गया, कनेक्ट नहीं करना, दूसरे मेम्ब्रेन, तीसरा मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसका 3 काम होता है, चीज़ों को मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, मतलब ढंग से पैकेट बनाओ, और फिर ट्रांसफ़र करना, मतलब ये कुरियर वाले का काम करते हैं। ये हर चीज़ को मॉडिफाई करके जैसा चाहिए होता है सेल को वैसा बना करके फिर उनका पैकेट बना करके फिर पूरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। आज हम लोग सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट में सबका फंक्शन जान रहे हैं। फिर धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल आएगा तो एक चीज़ के लिए 15-20 लाइनें होंगी, 10 to 15 लाइन्स होंगे उनके डिस्क्रिप्शन में। अभी बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि हमें सेल तो पता चले कि एक्चुअली व्हाट इज़ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद जो भी टर्म हम लोग क्लास में यूज़ करेंगे आप सब समझ रहे होगे। तो ये हो गया गोल्जी एपरेटस, मॉडिफाई, पैकिंग एंड ट्रांसफ़र का काम करता है। उसके बाद से सेंट्रियोल, सेंटर के पास ही एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब है लाइसोसोम, डॉट डॉट बना दो कहीं पे, ये हो गया, इसको रेड से भी कलर कर दो, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग कहा जाता है, सुइसाइडल बैग। वैसे तो लाइसोसोम का काम बहुत अच्छा है
ये हार्मफुल चीज़ों को अगर कोई बैक्टीरिया गलत से आ गया, कोई फंगाई अगर गलती से एंटर कर गया, तो उसको ये एंजाइम्स निकाल करके उसको किल करता है और हमारे सेल को हार्मफुल चीज़ों से, हार्मफुल एलिमेंट से बचाता है। लेकिन कभी कभी हमारे सेल कहीं के डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो डेड हो गए या जो कोई काम का नहीं रहा, तो लाइसोसोम उस टाइम में उसको पहचान नहीं पाता। अगर कोई चीज़ डेड हो जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए। तब लाइसोसोम को लगता है कि यही हार्मफुल है, तो वो खुद क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है, सुसाइड कर लेता है। वो उसका बैग फट जाता है लाइसोसोम का, उसके सारे एंजाइम्स निकल जाते हैं और वो खुद ही अपने सेल को ही क्या करता है, खाने लगता है। तो वो अपने सेल को खा लेता है, लेकिन कैसे सेल को, जो डैमेज हो चुके हैं, जो वॉर्न आउट हो चुके हैं, उनको ही खाता है ये, और फिर हमारे बॉडी को हार्मफुल सेल से बचाता है। तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये खुद फट करके और हमें हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाता है। तो लाइसोसोम हो गया, और बहुत कुछ बना सकते हो, जैसे राइबोसोम्स कहीं कहीं डॉट डॉट बना दिए। ये सब क्या हो गया बताओ। राइबोसोम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही होता है, ये और भी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, SER। एक ही जगह नहीं होता, बहुत जगह हो सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत जगह हो सकता है, लाइक हॉट डॉग। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब 2-3 जगह हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऐसे फैट ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये सब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब सब कुछ आपने बना लिया, तो लास्ट में क्या करेंगे, अपना फेवरेट डॉट 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 डॉट। ये बच्चे अमीबा में बनाते थे ना, साइटोप्लाज्म। तो लास्ट में हम लोग बनाएंगे डॉट 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 डॉट, और इस डॉट डॉट को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। सारे रिएक्शन से सब कुछ क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म ही बेस एरिया है जो सेल के वर्किंग का है। अब हम इसको शेड कर देते हैं ताकि थोड़ा कलरफुल लगे ये, और आप पहचान सको सबको, ठीक है। शेप से आप पहचानो कि किसका क्या शेप है, और किस पे डॉट्स लगे हुए हैं, किस पे ग्रैन्यूल्स लगे हुए हैं, किस पे क्या लगे हुए हैं। तो एनिमल सेल हो गया क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एनिमल सेल थोड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे जब प्लांट सेल बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बाउंड्रीज से घिरा हुआ होगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो हेक्सागोनल हो। तो चलो प्लांट सेल बनाते हैं। प्लांट सेल, प्लांट सेल हेक्सागोनल शेप में हम लोग बनाएंगे। अगर एग्जाम में आ गया रेक्टेंगुलर, तो ये नहीं कि रेक्टेंगुलर सेल नहीं पढ़ा, रेक्टेंगुलर भी क्या होगा, प्लांट सेल ही माना जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 4, ये बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसी में एडजेसेंट सेल का ये जो बाउंड्री है, ये अगल बगल वाले नेबरिंग सेल्स की होगी, इसकी नहीं है। सेल एक होगा जरूरी थोड़ी है, सेल तो बहुत सारे होते हैं। ये आ गया। अब देखो इसकी अपनी जो बाउंड्री है, देख रहे हो जो क्लोज्ड बना रखा है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लांट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर बीच में चलेगा, जिसको हम दूसरे कलर से दिखलाएंगे। ये पर्पल कलर देख रहे हो आप, यानी प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर होता है, जो किसके ऊपर होता है बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सेल वॉल। ये कहलाएगा सेल वॉल। ये 3 बाउंड्री वाला क्लियर है प्लांट सेल में। सबसे अंदर वाला हो गया उस खुद अपने सेल का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर वाला जो हो गया, ये नेबरिंग सेल का है। ये नेबरिंग सेल का
नेबरिंग सेल का सेल वॉल है। ओके, तो 3 बाउंड्री दिखलाएंगे, एक सबसे बाहर वाला अगल बगल वाले सेल का होगा, एक अंदर वाला सेल वॉल है, और फिर उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट में ये एडिशनल होता है, जो चीज़ एडिशनल है प्लांट में उसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे। सेल वॉल। अब प्लांट में सेल वॉल क्यों होता है? हमारे बॉडी के लिए सपोर्ट के लिए, हमें सीधा खड़ा रहने के लिए हमारे अंदर कौन सा सिस्टम है? बोन है। बोन जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बोन की वजह से हम सीधा खड़े हो पाते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग है और टफ है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में टफनेस बनाने के लिए, उनकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल वॉल होता है जो कि बना होता है सेलुलोज से। आगे पढ़ोगे वो हार्ड होता है, थोड़ा सा वो हार्ड होता है, जिस वजह से वो सेल को प्रोटेक्ट करता है। आप जब राजमा सीड को भिगोते हो पानी में, तो वो राजमा सीड क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है। तो फिर वो फटता क्यों नहीं? वाई डज नॉट इट बर्स्ट? क्योंकि उसके ऊपर एक सीड कोट है, और प्लांट के हर चीज़ के ऊपर एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है वो टफ है, हार्ड है। वो पानी तो लेता रहेगा, स्वेल करता जाएगा, लेकिन उसको फटने से रोकेगा सेल वॉल। कहेगा अब रुक जा, अब ज़्यादा पानी नहीं लेना। तो सेल वॉल बिल्कुल प्रेशर बना करके रखेगा, फिर राजमा अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक स्वेल करके स्टॉप कर देगा, वो फटेगा नहीं। तो उसके ऊपर सेल वॉल होता है। जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल कई बार फट जाते हैं, कई बार श्रिंक भी कर जाते हैं, ये सब चलता है। प्लांट सेल में सेल वॉल एक एडिशनल फीचर हो गया, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस तो इनके अंदर भी है, और इसके अंदर भी मैंने क्या, क्रोमेटिन फाइबर्स बना दिए। तो ये हो गया न्यूक्लियस। फिर 3 चीज़ें हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमेटिन फाइबर, फिर उसके बाद से है बाहर वाला जो लेयर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दो या न्यूक्लियर इनवेलप कह दो, बात एक ही है। और बहुत सारे फीचर सारे एनिमल वाले इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हुआ, इसके अंदर मैंने ऐसे 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 बना दिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एक एडिशनल फीचर्स है, बड़े बड़े से वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल मतलब बैग। ये बैग एयर भी कंटेन कर सकता है, लिक्विड भी कंटेन कर सकता है। तो ये जो वैक्यूल है ये कंटेन करता है सेल सैप। सेल सैप को कंटेन करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है सेल सैप से कंटेन कर लेता है। तो इसको ना टर्जिडिटी मिलती है, ये बिल्कुल फुला फुला और बिल्कुल टाइट रहता है ये सेल। अगर ये वैक्यूल नहीं होगा प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल बिल्कुल लूज पड़ेगा, वो प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा। तो वैक्यूल लगभग 70 to 90% जो होता है प्लांट सेल में, वो सारा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है वैक्यूल से। सो दिस इज द स्पेशल फीचर विच इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या बताओ? वैक्यूल अप टू 70 to 90% ऑक्यूपाइंग द एरिया ऑफ द सेल। उसके बाद से है प्लांट में फिर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है ना, ग्रीन कलर के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और वही क्या होता है बताओ, खाना बनाता है। तो ये ग्रीन कलर से मैंने कर दिया ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। इनको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, CHOLOROPLAST, विच कंटेन्स क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ये भी प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको भी हाईलाइट कर देंगे। ठीक है। वैक्यूल का कलर कलरलेस लिक्विड या सेमी मिल्की ये सब टाइप के कलर के होते हैं, इसलिए लाइट येलो नहीं था तो मैंने यही येलो लगा दिया ताकि आपको पहचान में आ जाए। वैक्यूल जो है वो येलो कलर का है। अब बाकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सब तो हमने बनाया ही नहीं है, तो चलो बनाते हैं। ये बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बना दिया। इन सब पे छोटे 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 डॉट्स भी बना दिए। और भी जगह होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाई लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम लोग कहेंगे SER, इसको क्या कहेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और क्या क्या रह गया, लाइसोसोम यहाँ भी होता है, लाइसोसोम।
लाइसोसोम, सुसाइडल बैग यहाँ भी होगा, गोल्जी एपरेटस यहाँ भी होगा। तो गोल्जी एपरेटस लाइक पैरेलल लेयर्स होते हैं। क्या काम है इनका ये तो मैंने बता दिया, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड ऑल ट्रांसपोर्टिंग, ये गोल्जी एपरेटस का होता है। अभिषेक कुमार पहले से एडमिट नहीं था? तो फिर मैंने पढ़ाया किसको इतनी देर से? ठीक है, ओके। नाउ गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम वगैरह ये सब हो गए। और तो कुछ रहता नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आप कहीं कहीं बना दो, डॉट 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 डॉट, इन सबको क्या नाम दे दो? राइबोसोम्स। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। अब लास्ट हमारा रह गया है साइटोप्लाज्म। लास्ट हमारा रह गया है साइटोप्लाज्म। तो इस डॉट 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 को कह देंगे साइटोप्लाज्म। तो ये था हमारा प्लांट सेल का लेवलिंग। तो डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। तो एक तो सेल वॉल है प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। वैक्यूल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो ये था जिसमें बेसिक डिफरेंस हमने उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल एनिमल सेल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि किसने कैसे पहली बार सेल को देखा माइक्रोस्कोप में, फिर चिक सेल, फिर अनियन सेल, फिर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सब अब हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है।